नमस्कार। नमस्कार। नागपुर टुडे और लॉर्ड बुद्धा टीवी के संयुक्त तत्वाधान में आज से आरंभ इस नए कार्यक्रम प्रेस क्लब में आप सबों का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम अपने वरिष्ठ पत्रकार मित्र जोसेफ राव के साथ प्रतिदिन चर्चा करेंगे अखबारों की सुर्खियों से निकले संदेश पर, बिटवीन द लाइंस पर और खबरों के पीछे की खबरों पर। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं प्रेस क्लब में आज एक ऐसे खबर के साथ जिसने राजनीतिक स्तर पर न केवल महाराष्ट्र प्रदेश में बल्कि देश में तहलका मचा रखा है। भाषा के संयम को लेकर, विशेषकर राजनेताओं के भाषा के संयम को लेकर समय समय पर चर्चाएं होती रहती हैं और उन्हें यह नसीहत दी जाती है कि चूंकि पूरा देश विशेषकर युवा वर्ग उनका अनुसरण करता है, वे अपनी भाषा पर संयम रखें, अपने आचरण को नियंत्रण में रखें। लेकिन दुखद है कि अभी विगत कल महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी इकाई के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने एक वरिष्ठ महिला सांसद सुप्रिया सुले को लेकर कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी जो हर दृष्टि से अशोभनीय मानी जाएगी। हालांकि उन्होंने बाद में सफाई देते हुए यह जरूर कहा कि उनकी बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, उनका आशय ऐसा नहीं था। उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो बातें उन्होंने कही सुप्रिया सुले को कि वे तो या घर में जाकर खाना पकाएं या कब्रिस्तान में चली जाएं। जोसेफ, इसे किस रूप में आप देखेंगे? एक महत्वपूर्ण पद पर आसीन केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल जब एक महिला सांसद सुप्रिया सुले को इस तरह की भाषा का प्रयोग करते कहते घर में खाना बनाओ या कब्रिस्तान में चले जाओ। वैसे तो चंद्रकांत दादा पाटिल अपने विवादित बयानों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कई बार उन्होंने विवादित बयान दिए हैं और बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई है। कभी उन्होंने ये भी कहा है अगर मैं फला चुनाव हार जाऊं तो मैं हिमालय में चले जाऊंगा। बहुत उसकी चर्चा हुई, लोगों ने बहुत हंसी उड़ाया जब वो हार गए और दूसरा प्रत्याशी जीत गया। उनका स्पॉन्सर्ड जो प्रत्याशी था वो हार गया और दूसरी पार्टी का शिवसेना का उम्मीदवार जीत गया। अब सुप्रिया सुले कोई नई राजनेता नहीं है। सब लोग जानते हैं कि वो शरद पवार की एकमात्र इकलौती लड़की है और उन्होंने अपना एक स्थान बनाया है। उनको संसद में उत्तम का जो है सांसद का पुरस्कार मिला है, एक बार नहीं कई बार मिला है। और उनकी वाक शैली, उनकी जो बोलने की क्षमता है संसद में, सबको प्रभावित कर गई है। और इसके अलावा एक महिला है। आपको महिला के बारे में क्या बोलना है तो बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। और इसमें चंद्रकांत पाटिल इससे पहले भी और बाकी भी नेता जो लोग हैं इसके पहले भी कई अपने ऐसी बयानों से, उल्टे सुल्टे बयानों से चर्चा में रहे, जो अच्छी बात नहीं है। और किसी भी महिला का सम्मान होना चाहिए, इस तरह का उनके साथ व्यवहार नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पर जरूर कर सकूँगा, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि यह न केवल सुप्रिया सुले का अपमान है बल्कि संपूर्ण नारी वर्ग का अपमान है? ये पूरे नारी जगत के लिए बहुत शर्म की बात है, कि शर्मिंदा होने की बात है कि ऐसे इतने बड़े नेता जिनको आपने प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है, उनके बयानों पर कोई रोक नहीं है। उनको कभी किसी ने इसके बाद भी अभी तक किसी भी बड़े नेता का बयान नहीं आया कि शायद उन्होंने रिग्रेट किया हो, उनको अफसोस हुआ हो कि चंद्रकांत दादा को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह के बयानों से वो बच जाते हैं। कई बार महिला आयोग ने उसकी एक टिप्पणी ली है, एक नोटिंग किया है और कभी कभी उनको नोटिस वगैरह भी इशू होते हैं लोगों को, राजनेताओं को।
मगर ये एक दायरे में रहना चाहिए, ये तो हर एक को समझना चाहिए। बिल्कुल को दायरे में रहना चाहिए, लेकिन सबसे जो हास्यास्पद बात वो ये है उनकी सफाई। उन्होंने क्या कहा कि मेरी बातों को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। मैंने उस शैली, उस भाषा का इस्तेमाल किया जो महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में आम रूप से बोली जाती है। ये बिल्कुल हास्यास्पद है। आप सहमत होंगे कि अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में बोले जाने वाली भाषा या शब्दों की चर्चा करें तो उनके जो शब्दकोश है, डिक्शनरी है, उसके पन्ने अनंत हैं, उनका कहीं कोई अंत नहीं है। यह कहकर कि वो माफ़ी मांगने की जगह जिससे बेतुके ढंग से सफाई पेश कर रहे हैं, तो क्या यह समझा जाए उन्होंने जानबूझकर अच्छी तरह सोच समझकर सुप्रिया सुले को टारगेट बनाया? नहीं, सुप्रिया सुले तो टारगेट है ही उनकी, मगर उनका गुस्सा जो है ज़्यादा राष्ट्रवादी से है, क्योंकि महाविकास आघाड़ी में राष्ट्रवादी का जो अहम रोल है, जिसकी वजह से ये सरकार टिकी हुई है और सरकार गठन में शरद पवार साहब की जो भूमिका रही है, उससे पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों में नाराज़गी है। और स्वाभाविक रूप से चंद्रकांत दादा पाटिल जो है, चूँकि फिलहाल अध्यक्ष है, इसलिए वो बीच बीच में अपने बयानों से, विवादित बयानों से वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस जो है और उसके नेता जो है वो इस तरह के ही कुछ भी लायक है और कोई ज़्यादा डिजर्व नहीं करते हैं। मगर इस बार उन्होंने सुप्रिया सुले के खिलाफ बयान देकर ये सारी हदों को पार कर दिया है। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि चंद्रकांत दादा पाटिल को इसके लिए न केवल सुप्रिया सुले से बल्कि पूरे महाराष्ट्र की जनता से और विशेषकर महिला वर्ग से माफ़ी मांगनी चाहिए? उनको माफ़ी तो मांगना चाहिए, मगर अभी 2 दिन हो गए हैं, उनकी तरफ से ऐसा कोई माफ़ी का कोई मुझे नज़र नहीं आ रहा है, माफ़ी मांगने का कोई अंदाज उनका नज़र नहीं आ रहा है। बल्कि वो ये बताने की कोशिश कर रहे कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, ये था। ये तो हर नेता का रहता है, वो इंटरप्रिटेशन के ऊपर डाल रहे हैं, इंटरप्रिटेशन के ऊपर डाल रहे हैं। पर जो आपके मुख से निकला है उसको तो बदला कैसे जा सकता है? इंटरप्रिटेशन हम क्यों करेंगे? आपको करना है इंटरप्रिटेशन, जनता क्यों करेगी इंटरप्रिटेशन? आपने जो बोला वो उसको सही मान के चल रहे लोग कि आपके ने ऐसा बोला होगा। नहीं, ये बड़ा दुखद है। आज जो देश जिस तरह से विकास मार्ग पर अग्रसर है, प्राय हर क्षेत्र में नई नई उपलब्धियों के साथ भारत विश्व में अपनी एक नई पहचान बना रहा है। और इसमें, इन उपलब्धियों में हमारे नारी समाज का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे में अगर आप सुप्रिया सुले के माध्यम से देश के नारी वर्ग को निशाने पर लेते हैं, तो जो आप यह, जैसे आपने ठीक ही कहा कि यहाँ से सत्ता से अलग होने के बाद से भारतीय जनता पार्टी में एक बौखलाहट है। महाराष्ट्र जैसे महत्वपूर्ण, स्वाभाविक है जो, हाँ, महाराष्ट्र जैसे महत्वपूर्ण प्रदेश में सत्ता उनके हाथों से निकल गई है। और इसका विशेष कारण जो आपने बड़ा अच्छा इशारा किया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कारण इसके पूरे शिल्पकार शरद पवार रहे, सुप्रिया सुले के पिताजी, तो वो निशाने पर हमेशा रहते हैं। लेकिन अपनी तुच्छ सत्ता की राजनीति के कारण आप संपूर्ण महिला समाज को अपमानित कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल गलत है। और उसमें मैं थोड़ा जानना चाहूँगा, ये जो उन्होंने एक जो एक्सक्यूज़ लिया कि महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा शैली का प्रयोग किया, जरा इसको विस्तार में बताएंगे आप? कोई ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, कहीं पर भी ऐसी भाषा महिला के बारे में नहीं होती है। और हम लोग भी ग्रामीण भाषा को थोड़ा बहुत जानते हैं, हम लोग शहर में रहते हैं, ग्रामीण भाषा को जानते हैं। हम इतने साल की हमारी जो पत्रकारिता उसमें हमको मालूम है ग्रामीण में क्या कहा जाता है, और घरों में जो बात होती है वो आप सबको मालूम है। मगर इस तरह का वो जो बता रहे ग्रामीण भाषा में, ये ऐसा नहीं है। वो सिर्फ वो ग्रामीण भाषा वही जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे जो दर्शक है, बहुत सारे जो अखबार पढ़ने वाले जो लोग हैं, चाहे कार्यकर्ता हो, राजनेता हो, सबको मालूम है कि ये जो है ऐसा नहीं होता है। आप कुछ भी बोलो और उसको ग्रामीण भाषा में कहा जाता है, ग्रामीण जनता कहती है ऐसा, उसको आप लपेट लेना, उसको कवर करना, ये बराबर नहीं, उचित नहीं है। मतलब ये कि ये जो उनका एक्सक्यूज है, हम इसको बोल सकें लेम एक्सक्यूज है। उनके मुंह से जैसे जिस स्थिति में शब्द निकले हो, नहीं, कोई हालत में वो
उसे स्वीकार नहीं किया सकता है। नहीं, बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। तो इसमें बेहतर होगा कि चंद्रकांत पाटिल सुप्रिया सुले से पूरे समाज से माफी मांग लें। बिन शर्त माफी मांगे। अब चलिए हम एक दूसरी खबर पर, अपने महाराष्ट्र से संबंधित एक खबर बढ़िया। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब के घर पर भी कल ईडी ने छापेमारी की। यह सभी जानते हैं कि अनिल परब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के करीबी हैं, उनके विश्वस्त माने जाते हैं। और हाल के दिनों में जिस प्रकार केंद्रीय जांच एजेंसियों पर राजनीतिक दुरुपयोग के आरोप लगते रहे हैं, राजनीतिक इस्तेमाल के आरोप लगते रहे हैं, उस आलोक में अनिल परब के यहाँ छापेमारी को देखा जा रहा है। इसमें आपको क्या कहा? देखिए, अनिल परब जो है महाराष्ट्र के शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार यानी महाविकास आघाड़ी के तीसरे मंत्री हैं जो इस तरह की परेशानी का सामना कर रहे हैं। इससे पहले उस समय के गृह मंत्री अनिल देशमुख, नवाब मलिक जो माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर रहे, और अब अनिल परब, ये तीनों परेशानी का सामना कर रहे हैं। अनिल परब पर ये काफ़ी दिन से कार्रवाई के संकेत आ रहे थे कि शायद उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी। ईडी की तरफ से ये कुछ उनका स्टेटमेंट वगैरह भी लिया गया, और जिस ढंग से चर्चा थी शहर में, पूरे गांव में, महाराष्ट्र में, वैसे ही हुआ। कल ईडी ने उनके बहुत सारे जगह में छापेमारी की, उनके साथ भी कई घंटों पूछताछ की, और बाद में आने के बाद में अनिल परब ने उसका शाम को मीडिया का सामना किया और ये बताया कि उनके ऊपर जो कार्रवाई हुई है वो सीवेज वाटर रिलीज़ के बारे में है कुछ, और उन्होंने कुछ बातें इनकार भी किया है। अभी तो आने वाले दिनों में मालूम पड़ेगा कि वो अनिल परब पर जो कार्रवाई हुई है उसको कहाँ तक। मगर ये बात सही है कि महाविकास आघाड़ी पर केंद्र या जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो तरह तरह से उनके ऊपर, उनके लोगों को, मंत्रियों को टारगेट कर रही है, और उसी के अंतर्गत ये 3 मंत्री जो है अभी तक उनके चंगुल में फंसे हैं। 2 तो ऑलरेडी जेल में हैं, और ये अनिल परब पर भी शायद गाज गिरने की संभावना है। ऐसा लगता है कि उनको घेरा जा रहा है। अभी ये रेड वगैरह होने के बाद एक स्ट्रैटेजी है, और इसके बाद उनको शायद हो सकता है आगे चल के उनको अरेस्ट भी हो, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। और उन्होंने चलते हुए उन्होंने अगर प्री अरेस्ट बेल वगैरह के लिए अप्लाई किया, तो ये मतलब अगर अरेस्ट के लिए, प्री अरेस्ट बेल के लिए अप्लाई करते हैं, इसका मतलब उनको मालूम है कि शायद उनकी अरेस्ट हो सकती है। नहीं, इससे तो साफ लग रहा है कि ये जो एजेंसियों का जो दुरुपयोग हो रहा है राजनीतिक बदले की भावना से, इस तरह के पक्ष पर काट गए। और जैसा मैंने कहा, और आपने इसको सहमत होंगे कि महाराष्ट्र में सत्ता से बाहर होने के बाद भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में सत्तारूढ़ है वो बौखला गई है, क्योंकि महाराष्ट्र में हर कोई अपना वर्चस्व चाहता है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई जो देश की आर्थिक राजधानी के रूप में विख्यात है भी, वो उनके हाथ से निकल गया। तो इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। लेकिन सत्ता पक्ष यह न भूले कि देश की जनता काफ़ी सजग है और काफ़ी समझदार है। वो अच्छी तरह समझ रही है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर, उनका इस्तेमाल कर, केंद्र सरकार महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करना चाहती है। चूंकि वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, उद्धव ठाकरे ने एक रणनीति के तहत राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस से हाथ मिलाकर महाविकास आघाड़ी का गठन किया, सत्ता में आए और भारतीय जनता पार्टी को किनारे पर रख दिया। इसमें आपको लगता है कि यह जो दुरुपयोग की घटनाएं हो रही कि जो सेंट्रल एजेंसीज का, समय आने पर ये काउंटर प्रोडक्टिव सिद्ध होगा? ये तो हमेशा होते आया है कि अगर कोई चीज़ अति हो गई तो वो नुकसानदेह होती है, और इसमें सेंट्रल एजेंसियों को ज़्यादा इस्तेमाल करना आज की तारीख में ठीक नहीं है, क्योंकि सत्ता कल भी बदल सकती है, और ये एजेंसियां कल फिर आपके खिलाफ भी काम कर सकती है, क्योंकि इसके पहले भी हुआ है। तो और ये तो सबको मालूम है, सब सर्वविदित है ये कि इन एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। और पर्टिकुलरली ये जो तीनों पार्टियों का शासन है, महाविकास आघाड़ी, इसको डिस्टेबलाइज करने के लिए, इसको अस्थिर करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मगर मुझे लगता है कि इस तरह के प्रयासों से शायद ये सरकार खतरे में आएगी, ऐसा मुझे नहीं लगता है। बिल्कुल, फिलहाल सरकार को कोई खतरा नहीं है, ऐसा मुझे लगता है।
वो एक माने रणनीति है केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की कि इनको अस्थिर करके रखो, इनको बेचैन कर रखो, उनको परेशानी में डाल के रखो, ताकि जिस विकास मार्ग पर जो इन विकास की योजनाओं को क्रियान्वयन करते हुए महाराष्ट्र आगे बढ़ता जा रहा है उसमें विराम लगे। यह राजनीतिक अवसरवादिता तो हो सकती है, लेकिन इसका असर पूरे महाराष्ट्र प्रदेश के विकास पर हो रहा है, उसके विकास मार्ग को अवरुद्ध किए जा रहा है। इसे शायद यहाँ की जनता पसंद नहीं करेगी। इसलिए अनिल परब के ऊपर जो केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की छापेमारी हुई है, विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई है। मैं समझता हूँ, इससे आप सहमत होंगे। नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। ये बदले की भावना है और सब लोगों को मालूम है, जो जानकार हैं उनको मालूम है, कार्यकर्ताओं को मालूम है, राजनेताओं को मालूम है और सामान्य दर्शकों को भी मालूम है कि ये इसके पीछे राजनीति है। पूरी तरह से ये कोई प्योर यानी प्रोफेशनल कार्रवाई नहीं है। ये बदले की भावना से और परेशान करने की भावना से, क्योंकि महाविकास आघाड़ी को कैसे अस्थिर किया जाए, कैसे उसको डिस्टेबलाइज किया जाए, इसमें प्रयास हो रहे हैं और इसी के अंतर्गत ये कार्रवाई हो रही है, ये सब लोग मानते हैं। एक और खबर जो दैनिक भास्कर ने आज दी है वह ये रहा, बहुत विचित्र है कि हाल के दिनों में देखा होगा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले कोरोना काल में भारत में हुई मौतों की संख्या को लेकर जो आंकड़े पेश किए थे उसको भारत सरकार ने हालांकि इनकार कर दिया, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो विश्वसनीयता है उसके पार्श्व को देखते हुए भारत सरकार के इनकार का खरीदार बहुत कम लोग मिले। और वही लेकर के अभी हमारे मुख्यमंत्री यहाँ उद्धव ठाकरे ने कल कहा कि कोरोना काल में जो मौतें हुई उसको लेकर अन्य विकास के कार्यक्रम भी अवरुद्ध हुए उस काल में। और एक आंकड़ा एक दैनिक भास्कर ने ही आज दिया है रोड ट्रांसपोर्ट को लेकर के, बड़े विचित्र आंकड़ा है कि जो सीधी सपाट सड़कें हैं बड़ी, उसमें दुर्घटना ज्यादा हुई बनस्पत की गड्ढे वाली देहाती क्षेत्रों मार्ग में पड़ने वाला घटना। यह जो खुलासा हुआ दैनिक भास्कर ने किया है, इससे बड़े कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों। सामान्य उत्तर यह आता है स्पीड, गति को लेकर होने वाली दुर्घटनाएं, सड़क दुर्घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं। तो आखिर जो आंकड़े आए हैं मौत के सड़क दुर्घटनाओं को लेकर के 60% से ज़्यादा बड़े राजमार्गों पर हुई, देहातों में हुई। आखिर इस पर रोक के क्या उपाय हो सकते हैं? नहीं, ये जो आंकड़े हैं कम ज़्यादा जो भी फिगर है, ये स्पीड को लेकर बताया गया जी। थोड़ा सा मैं अलग बात करना चाहूँगा जी। स्पीड को लेकर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये प्रॉब्लम है केयरलेस ड्राइविंग को लेकर। विदेश में क्या स्पीड कम रहती है क्या? बल्कि ज़्यादा रहती है, पर वहाँ लोग चौकन्ने रहते हैं और ध्यान केंद्रित करके गाड़ी चलाते हैं, पूरी सुरक्षा के साथ गाड़ी चलाते हैं। बेल्ट लगा होगा, सारे इंडिकेटर दिए जाएंगे, लेन का डिसिप्लिन रखेंगे और गाड़ी चलाएंगे। वहाँ कोई लेन तोड़कर बीच में आएगा नहीं, कोई इंडिकेटर ना देते हुए राइट टर्न लेफ्ट टर्न नहीं करेगा। तो वहाँ और सीट बेल्ट कंपलसरी है वहाँ पर। यहाँ पर अभी भी लोग सीट बेल्ट के बारे में उतने कड़ाई से पालन नहीं करते। चलते चलते एक और लोकमत समाचार में प्रकाशित एक खबर है चंद्रकांत पाटिल के ही माध्यम से कि उनको जो विधानसभा में जो उनकी संख्या है विधायकों की, विधान परिषद, उसके हिसाब से वो 2 सीट राज्यसभा के लिए आसानी से जानते हैं कि 2 ही उम्मीदवार उनकी चुन के आ सकते हैं। हाँ। अब सरप्लस वोट का सवाल है, फिर क्या होता है, फिर से जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से भी और बाकी पार्टी भी, हॉर्स ट्रेडिंग होगी, घोड़ा बाजार होगा, उसमें आप वोटों की खरीदी करेंगे, फिर दूसरे, ये इस तरह से ये जो है ये मार्ग उचित मार्ग नहीं है ये, क्योंकि आप अगर 2 से संतुष्ट नहीं हैं और तीसरा आप लड़ाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए हाउस ट्रेडिंग करना पड़ेगा,
विधायकों की खरीद फरोख्त करना पड़ेगा, जो कि मेरे ख्याल से अनुचित है। मगर अब राजनीति में क्या जायज़ और क्या ना जायज़ ये सब लोग जानते हैं। अभी क्या सोचकर चंद्रकांत दादा ने ये बयान दिया मुझे मालूम नहीं, मगर वो इसको बढ़ावा दे रहे हैं शायद मेरे ख्याल से। और इसके लिए संभाजी राजे जो है, छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज जो है, उन्होंने इसमें अपना आज स्पष्ट रूप से कह दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने विड्रॉ नहीं किया है, मैंने लड़ा ही नहीं, मैंने अपना फॉर्म ही नहीं भर रहा मैं, और मैं लोगों को ऑर्गेनाइज करूँगा, इकट्ठा करूँगा। उन्होंने स्पष्ट कर दिया, क्योंकि उनको मालूम है कि सरप्लस वोट जो है उनको नहीं मिलने वाले। उनको शिवसेना की तरफ से ऑफर था, बिल्कुल आप आइए, शिव बंधन बांधिए, आप हमारे तरफ से लड़िए, आप हमारे उम्मीदवार होंगे, मगर उसके लिए वो तैयार नहीं थे। वैसे तो मेरे ख्याल से जो मैं समझता हूँ, एक बार उनको जब राष्ट्रपति का नामांकित राज्यसभा सदस्य बनाया गया, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा भेजा गया, उसके बाद उन्होंने बाकी और कोई प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर्वोच्च सम्मान है ये। बिल्कुल बिल्कुल ये सर्वोच्च सम्मान है, उसके बाद उन्होंने ऐसे कोई प्रयास नहीं करना चाहिए। नहीं, यहाँ आपने बिल्कुल सही कहा। हॉर्स ट्रेडिंग, अभी राव साहब ने जो बात बताई कि अगर वो तीसरे उम्मीदवार उतारते हैं भारतीय जनता पार्टी, तो हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा मिलेगा। जो अभी तक शांतिपूर्वक सब कुछ चल रहा है, सामान्य, कहीं इस सब के उपयोग की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर ऐसा होगा तो फिर खरीद फरोख्त, विधायकों को खरीद फरोख्त, निर्दलीय उम्मीदवार हैं और पार्टी के बता भी हैं, इतिहास गवाह है कि जब ऐसी स्थिति आई है तो बड़े पैमाने पर, व्यापक स्तर पर विधायकों की खरीद फरोख्त होती है और उसकी कोई सीमा नहीं है। यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक काला धब्बा है। भारतीय जनता पार्टी ने अगर ये तीसरे उम्मीदवार को इशारा करके अगर हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देती है तो यह दुखद है। यह महाराष्ट्र की राजनीति, देश की राजनीति के लिए यह एक नए काले अध्याय का शुरुआत आरंभ हो जाएगा। इसलिए बेहतर यही हो कि जिसकी जितनी ताकत है, विधायकों की संख्या का रूप, जितनी सीटें जिनको मिल रही हैं उन्हें मिलने दिया जाए, और कोई इस तरह के कदम न उठाए जिससे विधायकों की खरीद फरोख्त अर्थात विधायकों को बाजार में बिठा दिया जाए। सही बात है। कुछ और खबरों में आपको बताया, आज हमारे केंद्रीय मंत्री, लोकप्रिय नेता, सब लोग जानते हैं, आप सबके परिचित श्री नितिन जी गडकरी का आज जन्मदिन है। मैं नागपुर टुडे के तमाम और लॉर्ड बुद्धा चैनल के तमाम दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं, हम दोनों की ओर से भी, कि आप स्वस्थ रहें और देश की प्रगति में आपका योगदान जारी रहे। मुझे मालूम है आपके घर में बहुत सारे कार्यकर्ता पहुँचे हैं या पहुँच रहे हैं आपके यहाँ बधाई देने के लिए, पर मैं तमाम दर्शकों की तरफ से और हमारे चाहने वालों की तरफ से, ये दोनों नागपुर टुडे और लॉर्ड बुद्धा चैनल की ओर से आपको इस अवसर पर विशेष शुभकामनाएं देता हूँ। बिल्कुल, विकास पुरुष के रूप में देश में राष्ट्रीय स्तर पर विकास पुरुष के रूप में स्थापित हो चुके हमारे अपने शहर के नितिन गडकरी, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आज जन्मदिन है, और हम सभी उनकी दीर्घायु होने की कामना करते हैं। और पूरे देश की निगाहें, जैसे जब उनको विकास पुरुष के रूप में जब उनको संबोधित किया जाता है, उनकी निगाहें लगे रहती हैं विकास की ओर, उनके बढ़ते कदम पर, क्योंकि सभी जानते हैं निर्विवाद रूप से है कि आज मोदी सरकार के पिछले 8 वर्षों की उपलब्धियों की अगर कोई चर्चा होती है और प्रमाण के रूप में अगर किसी कार्य को सामने रखना पड़ता है तो वह नितिन गडकरी का विभाग है उनका, जहां पर कि उपलब्धियां ही सामने नजर आती हैं, कहीं विफलता का नहीं है। अतः नितिन गडकरी को भी हमारे अपने संस्थान की ओर से और सभी दर्शकों की ओर से उनके जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज के प्रेस क्लब इस कार्यक्रम में इतना ही। प्राय प्रतिदिन हम उपस्थित होंगे प्रेस क्लब के कार्यक्रम के साथ, और उस दिन की जो चर्चित खबरें होंगी, जो चर्चित सुर्खियाँ होंगी, उसके पार्श्व में, बिटवीन द लाइन्स में, और उससे मिलते संदेश के ऊपर मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी जोसेफ राव के साथ चर्चा करूंगा और आपके साथ शेयर करूंगा उन विचारों को भी जो संभवतः
सुर्खियां नहीं बनी हैं। धन्यवाद।